नमस्कार दोस्तों मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला फुल फ्लैश बजट 23 जुलाई को देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। दोस्तों यह बजट काफ़ी भारी भरकम बजट है। अगर रकम के हिसाब से बात करें तो ये 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है। जितना भारी भरकम दोस्तों ये बजट है, उतना ही भारी भरकम सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है सरकार के इस बजट पेश करने के बाद। दोस्तों अपोजिशन पार्टी के लीडरों का आरोप है कि यह सरकार की सत्ता बचाने वाला बजट है, यानी कि कुर्सी बचाओ यह बजट देश के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किया जाता है बजट आने के बाद कि यह कुर्सी बचाने वाला बजट है। और कई अपोजिशन पार्टी के नेताओं का आरोप है कि यह सत्ता बचाने वाला बजट है। गौरतलब है कि दोस्तों मोदी सरकार इस बार दो महत्वपूर्ण राज्यों की पार्टियों के गठबंधन के बाद ही केंद्र में स्थापित हो पाई है, जिनमें आंध्र प्रदेश और बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। और दोस्तों इस बजट में उन दोनों राज्यों का कुछ खास ही ध्यान रखा गया है। जहां बिहार को दोस्तों इस बजट में 59,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी के ऊपर लोगों का आरोप है, जो देश के टैक्स पेयर हैं और जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि यह दोस्तों सत्ता बचाने वाला बजट है। इसमें आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जो पार्टी में उनके सहयोगी हैं, जिन्होंने सरकार बनाने में उनका सहयोग किया, उन लोगों को दोस्तों फायदा पहुंचाया जा रहा है। और टैक्स पेयर का ये आरोप है दोस्तों कि हमारे देश में मात्र 2.2% लोग हैं जो कि हमारे देश में टैक्स पे करते हैं और उनके पैसों का दोस्तों इस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार जैसे स्टेट को दोस्तों 59,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और गौरतलब है कि बिहार में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नई वीडियो आती है कि वहाँ पुल ढह गई, वहाँ हाईवे टूट गया, ये तमाम अलग अलग तरह की चीज़ें। तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा आरोप है और गवर्नमेंट को उसके इस बजट पेश करने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन तमाम चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सरकार को क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस बजट के आने के बाद, और कौन कौन से वो पॉइंट है दोस्तों जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, जिनके ऊपर सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और कौन से वो पॉजिटिव पॉइंट हैं इस बजट में जिनके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। दोस्तों बजट आसान भाषा में बात करें तो बजट सरकार के टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है। यानी कि सरकार 2024-25 के लिए जो बजट पेश कर रही है तो उसमें सरकार की टोटल रेवेन्यू यानी कि 48 लाख करोड़ रुपए सरकार का टोटल रेवेन्यू रहेगा, और उसी में दोस्तों उसका एक्सपेंसेस भी रहेंगे, अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस। उन तमाम चीज़ों का दोस्तों वो रिकॉर्ड होता है जिसे बजट बोला जाता है। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि सरकार कहाँ से कितना पैसा इकट्ठा करती है और वो पैसा कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च होता है। दोस्तों ये जो आपके सामने एक पूरा ब्यूरो आ रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। दोस्तों गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है 19% दोस्तों सरकार इनकम टैक्स से इकट्ठा करती है, 18% जीएसटी और अदर टैक्सेस से इकट्ठा करती है। दोस्तों नॉन डेबिट और कैपिटल रिसिप्ट्स 1% इकट्ठा करती है, 4% दोस्तों कस्टम ड्यूटी से, जो आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं या आप विदेश से जो चीज़ें खरीद के लाते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है, उससे इकट्ठा करती है। 17% दोस्तों कॉर्पोरेशन टैक्स रहता है, इससे इकट्ठा करती है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनसे। दोस्तों 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठा करती है। 27% दोस्तों बोरोइंग, जो कि मैंने आपको बताया था कि सरकार 16 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाली है इस बार के बजट के लिए, तो उसमें दोस्तों 27% उसकी पूरे टोटल में हिस्सेदारी है, यानी कि 48 लाख करोड़ में से 16 लाख करोड़, जो कि 27% ओवरऑल बनता है बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज से रहता है। और दोस्तों 9% रहता है नॉन टैक्स रिसिप्ट से और अदर जो एक्स्ट्रा रहता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि सरकार इस पैसे को कहाँ कहाँ किस किस रूप में खर्च करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप पैसा सरकार के पास आ रहा है तो ये जानना भी जरूरी है कि सरकार वो पैसे को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खर्च करती है। दोस्तों ये डाटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें सरकार का डाटा है कि सरकार कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च करती है। दोस्तों सबसे पहले सरकार 4% पूरे पोर्शन का खर्च करती है अपनी पेंशंस को लेके, जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और अलग अलग लोगों को पेंशन के रूप में दिया जाता है। और दोस्तों 9% उसमें अदर एक्सपेंडिचर रहता है, अलग अलग चीज़ों में उसे खर्च किया जाता है। 8% दोस्तों सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स रहती है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, यूथ को लेके, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये तमाम चीज़ों को लेके जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रहती है उसमें 8% खर्च किया जाता है। दोस्तों 16% रहता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहता है, इंक्लूडिंग कैपिटल आउटले और डिफेंस एंड सब्सिडी, जो अलग अलग तरीके से सरकार स्टेट्स वगैरह को सब्सिडी देती है, या जो अलग अलग स्कीम्स रहती हैं, जैसे सरकार अभी फ्री राशन दे रही है, इन तमाम चीज़ों में 16
16% पैसा खर्च किया जाता है। 19% पैसा दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट खर्च करने में किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि सरकार अपने टोटल रेवेन्यू का मतलब जितना भी पैसा इकट्ठा करेगी उसमें से दोस्तों 19% पैसा सिर्फ ब्याज देने में, अपने उधार का ब्याज देने में खर्च करेगी। दोस्तों दूसरे चार्ट में जब आपने देखा था सरकार टोटल अपने जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है उसमें से दोस्तों 26 से 27% रेवेन्यू उधार लेके इकट्ठा करेगी और उस उधार का ब्याज देने में 19% टोटल कमाई का खर्च करती है सरकार। दोस्तों 8% हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए जाता है, 6% फिर अलग अलग सब्सिडीज के लिए जाता है, 9% दोस्तों अपने फाइनेंस कमीशन और सब्सिडीज एंड अदर ट्रांसफर के लिए जाता है और 21% दोस्तों सरकार टैक्स शेयर के रूप में अलग अलग स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो यहाँ आप सरकार की अर्निंग और उसके एक्सपेंसेस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से इस चार्ट के माध्यम से समझ चुके होंगे जो मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ बात आती है कि सरकार ने इस वाले बजट में क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें की हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है और जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। दोस्तों इस वाले बजट में सरकार ने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके यानी कि महिला सशक्तिकरण को लेके सरकार ने वायदा किया है कि हम 3 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्चा करेंगे। और वहीं दोस्तों एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी सरकार ने 2,15 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ सरकार ने एमएसपी को लेके कोई भी बात नहीं की। और वहीं दोस्तों इसमें रक्षा को लेकर भी सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है। और वहीं दोस्तों एजुकेशन को लेकर भी सरकार ने इस वाले बजट में दोस्तों 1.5 लाख करोड़ के आसपास पैसा आवंटित किया है, जिसमें दोस्तों सबसे अच्छी स्कीम मुझे जो लगी है उसमें दोस्तों आने वाले 5 साल के अंदर सरकार का ये टारगेट है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के एरिया में आते हैं या जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं दोस्तों, उनको देश की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी और उनको इंटर्नशिप के दौरान सरकार 5,000 रुपये हर महीने स्टाइफंड्स के जरिए देगी, यानी कि 5,000 रुपये हर महीने सरकार उन्हें एज ए सैलरी देगी। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि दोस्तों एक नीति आयोग के डाटा के अनुसार हमारे देश में दोस्तों हर 2 ग्रेजुएट्स में से 1 ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोजगार है, अनएम्प्लॉय है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा स्किल सेट ही नहीं है कि वो इस मार्केट में कम्पीट कर पाए, इस प्राइवेट सेक्टर के मार्केट में या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों कम्पीट कर पाए, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई स्किल सेट ही अवेलेबल नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। जो दोस्तों यहीं दूसरी तरफ एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों, सरकार ने 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान बनाया है बिना किसी गारंटी के। यानी कि दोस्तों इससे पहले जब सरकार किसी स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड कराती थी तो उसके एवज में सरकार कुछ चीज़ें गिरवी रखवाती थी, यानी कि कुछ गहने गिरवी रखा दिए या ज़मीन के कागज़ गिरवी रख दिए, तो उसके बाद ही आपको हायर एजुकेशन के लिए लोन मिलता था। लेकिन दोस्तों अब जो नया स्कीम आई है इसके जरिए दोस्तों आपको हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन मिल सकता है बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए। और उसमें भी दोस्तों जब आप लोन को चुकता करोगे तो उसका 3% सरकार खुद जमा कर देगी, यानी कि आपको 3% की उसमें छूट भी मिलेगी। ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट ने इस वाले बजट में उठाए। और दोस्तों वहीं बिजनेस को लेकर भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिले। दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ जो एंजल टैक्स होता था इससे पहले, एंजल टैक्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। दोस्तों एंजल टैक्स आपने देखा होगा, अब मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल से समझाऊँ तो जो आपने शार्क टैंक के एपिसोड में देखा होगा कि जब कोई दोस्तों स्टार्टअप पिच करता था शार्क टैंक के इन्वेस्टर के सामने, तो उसको जब इन्वेस्टमेंट मिलती थी, यानी कि 50 लाख या 1 करोड़ रुपए जब इन्वेस्टमेंट मिलती थी सामने से, तो उसमें से दोस्तों 30% पैसा सरकार के पास जाता था एंजल टैक्स के नाम से। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने वो 30% पैसा पूरी तरीके से खत्म कर दिया, यानी कि आपको अगर कोई नया स्टार्टअप है और आप पैसा मार्केट से उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसमें एंजल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो 30% आपका पैसा बच जाएगा। आप उसे अपने बिजनेस की वेलबींग में लगा सकते हैं जिससे कि आपका बिजनेस और अच्छे से फल फूल सकता है। ये काफ़ी अच्छे कुछ इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं। दोस्तों जो प्रधानमंत्री राशन योजना थी जिसमें मुफ्त में राशन मिल रहा था, वो भी आने वाले 5 साल तक एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि आगे आने वाले 5 साल तक भी वो गरीबों को मिलती रहेगी। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इस बजट में जो हमारे देश के आम लोगों का नज़रिया रहता है कि क्या चीज़ सस्ती हुई है, उसके बारे में हमें बताइए। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस बजट के बाद सस्ती हुई हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो सस्ती चीज़ों का नाम आता है, इसमें सबसे पहले सस्ता हुआ है दोस्तों सोना, यानी कि सोना चांदी इसमें सस्ता हुआ है। सोने और चांदी में दोस्तों जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी 15%, उसको घटाकर 6% पर लेके
लेके आई है, जिससे दोस्तों ओवरऑल सोना चांदी सस्ता हो जाएगा। और दोस्तों फ़ोन के चार्जेस भी इसमें सस्ते हो जाएंगे और कई ऐसे इक्विपमेंट है फ़ोन से रिलेटिव जो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर सरकार ने 15% कर दी है, जिससे कि 5% इसमें पैसा कम हो जाएगा। दोस्तों प्लेटिनम पे भी सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6.4% कर दी है, जिससे कि प्लेटिनम भी सस्ता हो जाएगा। कैंसर की दवाइयाँ दोस्तों इसमें सस्ती हो जाएंगी, जिससे कि कैंसर का इलाज और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो जाएंगे। और दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली हैं, सरकार ने युवाओं के बारे में सोचा है, क्योंकि युवाओं का काफ़ी कम वोट पड़ा था इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट को इस बार के लोकसभा इलेक्शन में, तो उनको लाजमी सा दोस्तों मजबूरी हो चुकी थी कि वो बेरोजगारी को लेकर बात करें और युवाओं को बताए कि हम कैसे आपको आने वाले कुछ सालों में दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे। तो सरकार ने इन तमाम एरिया के बारे में, इस बजट के बारे में बात किया। गरीबों को आगे आने वाले और 5 साल तक ये बोला कि हम आपको राशन देंगे। तो क्यों दोस्तों कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन की तमाम पार्टियां सरकार पे आरोप लगा रही हैं कि ये जो बजट पेश किया है ये अपनी कुर्सी बचाने वाला बजट है, और क्यों सरकार को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये जो बजट का सारा पैसा है दोस्तों ये सरकार अपने दोस्त यानी कि अडानी और अंबानी की तिजोरी में भर रही है। दोस्तों दरअसल इसमें जो क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा एक फैक्टर है और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है दोस्तों बिहार और आंध्र प्रदेश को लेके। दोस्तों इस बजट में जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार ने स्पेशल अलाउंसेस दिए हैं, यानी कि स्पेशल पैसा दिए हैं। बिहार को दोस्तों 59,000 करोड़ रुपए दिए हैं और वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। दोस्तों सरकार के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सरकार ने ये बोला है कि हम ये 59,000 करोड़ रुपए बिहार में मेडिकल क्षेत्र में, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, जिससे कि वहाँ और ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़े और ज़्यादा रोजगार जनरेट हो। और वहीं दोस्तों जो 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को मिले हैं उसमें दोस्तों सरकार का ये कहना है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी हैदराबाद वो भी तेलंगाना के साथ चले गई थी, तो वहाँ आंध्र प्रदेश को नई राजधानी की ज़रूरत थी। जो नई राजधानी अमरावती है उसके डेवलपमेंट के लिए दोस्तों सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। दूसरी तरफ अगर हम दूसरा जो मुद्दा है जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी ज़्यादा घेरा जा रहा है वो है दोस्तों कैपिटल गेन पे टैक्स। दोस्तों आपने देखा होगा अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे पहले दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे दोस्तों 15% का टैक्स देना होता था और वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 10% पैसा देना होता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे दोस्तों 20% टैक्स देना होगा और वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% पैसा देना होगा। दोस्तों इसके पीछे सरकार ये कारण बता रही है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हम 20% टैक्स ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं कि जो मार्केट का फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी कम रहे और जिससे कि मार्केट स्टेबल रहे। दोस्तों दरअसल होता है कि जो शॉर्ट टर्म पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में काफ़ी जल्दी पैसा प्रॉफिट होने पे निकाल देते हैं, जिससे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आती है, जिससे जो लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिससे कि मार्केट अचानक से कभी नीचे हो जाती है और अचानक से कभी ऊपर बढ़ जाती है, जिससे कि अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है मार्केट में पैसे के फ्लक्चुएशन को लेके। तो सरकार ने इसीलिए दोस्तों यहाँ 5% पैसा बढ़ाया और वहीं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, जो लंबे समय तक मार्केट में पैसा रखते थे, उन पे भी सरकार ने दोस्तों 2.5% एक्स्ट्रा पैसा लेना शुरू कर दिया, यानी कि उन पे भी दोस्तों 12.5% टैक्स लगेगा। और वहीं दोस्तों जो प्रॉपर्टी पे है उस पे भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है, क्योंकि सरकार ने इंडेक्सेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। दोस्तों इससे पहले अगर आप ने मान लो 2001 से 1 में प्रॉपर्टी खरीदी और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उस समय 20 लाख थी और आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख है, तो उसमें दोस्तों इन्फ्लेशन रेट को भी काउंट किया जाता था, यानी कि उस समय की महंगाई और अभी की महंगाई को देखते हुए उन दोनों के बीच का प्रॉफिट निकाला जाता था। इसके साथ साथ दोस्तों इस बात के बजट से जो आम टैक्स पेयर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि सरकार उनके टैक्स रिलैक्सेशन दे, यानी कि सरकार उनको टैक्स में कहीं ना कहीं कुछ छूट दे। जो उनका 3 लाख वाला स्लैब था उसे सरकार बढ़ाए और उन्हें टैक्स में छूट दे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि सरकार ने जो पहले 3 लाख से 6 लाख में टैक्स लगा करता था अब उसको बढ़ा के 3 लाख से 7 लाख के बीच कर दिया और वहीं हर एक स्लैब में चेंज कर दिया, 1 लाख उसे एबव बना दिया। लेकिन आम आदमियों के टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। जो उनका मिनिमम
टैक्स स्लैब था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसके पीछे दोस्तों कारण एक ये भी हो सकता है कि भारत में टोटल पॉपुलेशन में से मात्र 2.2% लोग ही हैं जो टैक्स पे करते हैं। उसके अलावा दोस्तों कोई भी लोग टैक्स पे नहीं करते या टैक्स की रेंज में नहीं आते। लेकिन दोस्तों अगर इसे हम कंपेयर करें जो आज विकसित देश हैं अमेरिका, फ्रांस, तो वहाँ दोस्तों ये आंकड़ा 68 से 70% के बीच में आता है कि वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 68 से 70% लोग वहाँ टैक्स पे करते हैं। लेकिन ये भारत में काफ़ी कम है, अभी 2.2 है मात्र। तो सरकार दोस्तों लोगों को इनकरेज करना चाहती है टैक्स देने के लिए, जिससे कि सरकार को रेवेन्यू में और ज़्यादा इजाफा हो और आगे से जो सरकार की बोरोइंग है बजट में वो काफ़ी कम रहे।